प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं जातिवाद की। पिछले 2 दिनों में हमने जाति को समझने का प्रयास किया और भारत में जो जाति व्यवस्था है उसकी विशेषताओं को भी हमने देखा। तो उसको समझने के पश्चात अब बहुत आसानी से हम जातिवाद को समझ सकते हैं। तो जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। जातिवाद द्वारा जाति के आधार पर ऊंच नीच की भावना को प्रश्रय दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं ये इसकी। कुछ व्यक्तियों में चाहे वास्तविक योग्यता हो या ना हो, फिर भी किसी जाति विशेष का होने के कारण उन्हें बहुधा लाभ प्राप्त हो जाता है। ये क्या है, जाति व्यवस्था की हानियां हैं। काका कालेलकर एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने कि बहुत अधिक काम भारत में जाति व्यवस्था पर किया है। उनके अनुसार जातिवाद एक ऐसी उच्च अन्य तथा सर्वोच्च समूह भक्ति है जो न्याय, औचित्य, समानता तथा विश्व बंधुत्व जैसे स्वस्थ सामाजिक मानकों की क्या है, उपेक्षा करती है। तो निष्कर्ष रूप में जातिवाद इसे हम कह सकते हैं, यानी कि जाति के आधार पर या जाति के आधार पर अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का या अपनी जाति के लोगों को लाभ पहुंचाने की या उनका भला करने की कोशिश करना ही क्या है, जातिवाद है। ये हम बहुत छोटे शब्दों में इसे कह सकते हैं। और जातिवाद एक ऐसी कठोर व्यवस्था है जिसमें कुल स्तर का निर्धारण होता है, यानी कि स्टेटस का निर्धारण होता है। ये निम्न जाति का, ये उच्च जाति का, ये मध्यम जाति का, तथा जिसमें प्राय सामाजिक गतिशीलता क्या है, संभव नहीं होती, यानी कि समाज क्या है, गतिशील नहीं रहता। इस व्यवस्था के निर्णायक प्रत्येक स्तर अर्थात जाति के भोजन, विवाह, पूजा तथा पवित्रता अपवित्रता संबंधी विशिष्ट नियम तथा संस्कार होते हैं। तो उसे अन्य उपजातियों से अलग अलग करते हैं, यानी कि अलग अलग जातियों में विभाजन का एक तरीका ये भी है कि अलग अलग जातियों के खान पान अलग अलग हैं, भोजन पर के तरीके अलग अलग हैं, भोजन अलग अलग हैं। तो ये क्या है, जाति व्यवस्था को अलग करने का एक निर्धारण ये भी किया जाता है। जाति इसके अतिरिक्त एक हित समूह भी है। एक जाति के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में अपने हितों को सुरक्षित पाते हैं। इसी विचारधारा ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक जाति के नाम के अनेक समूह हैं। उनकी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, खान पान आदि क्या है, भिन्न भिन्न है। फिर भी वे अपने आप को एक पूर्वज के संतानें मानते हैं। उनमें अन्य जातियों की तुलना में अधिक सहयोग एवं एकता की भावना हमको देखने को मिलती है। ब्राह्मण और क्षत्रियों में विवाह का विरोध कम होता है। वैसे ऐसा नहीं है, आप अब हो सकता है ये जिसने अध्ययन किया हो तो ऐसे भारतीय क्षेत्र में अध्ययन किया हो जहाँ ऐसा कम होता हो, इसलिए उसने ये लिख दिया हो कि ब्राह्मण और क्षत्रियों में विवाह का विरोध कम होता है। अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि जाति प्रथा एक विचारधारा है। वह धार्मिक उच्चता, निम्नता, मूल्यों, पवित्रता, अपवित्रता, पाप, पुण्य, कर्म, छुआछूत क्या है आदि पर आधारित है। बड़ा पेचीदा शब्द है प्रकार्य। प्रकार्य मतलब होता है कार्य या फंक्शंस ऑफ कास्ट सिस्टम, यानी कि जाति व्यवस्था के कार्य क्या है, आखिर क्यों, मतलब ये जाति व्यवस्था में जो लोग हैं वो क्या कार्य करते हैं, क्यों एक जाति के भीतर ही रहना पसंद करते हैं, और अपनी जाति के लोगों के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, तो उसको हम जाति व्यवस्था के प्रकार्य कहेंगे। तो एक विद्वान हुए हैं प्रोफेसर J.H. हंटन। उनके अनुसार जाति व्यवस्था के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार के कार्य हमको देखने को मिलते हैं या 3 रूपों में हमको देखने को मिलता है। एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से, यानी कि व्यक्ति किस लिए जाति व्यवस्था में बना रहना चाहता है। एक जाति समुदाय के दृष्टिकोण से कि जाति समुदाय क्यों अपने आप को उस जाति समुदाय में रखे रहना चाहता है, या जाति समुदाय के रूप में व्यक्ति अपने क्या हित देखता है, उसे जाति समुदाय के रूप में कहेंगे। और तीसरा है समाज एवं राज्य के दृष्टिकोण से। तो समाज और
राज्य में कुछ अपने हित देखता होगा व्यक्ति, इसलिए जाति व्यवस्था के भीतर बने रहना चाहता है। तो क्या क्या कार्य या क्या क्या फंक्शंस वो करता है और क्यों वो जाति व्यवस्था में बने रहना चाहता है, तो प्रोफेसर हंटन ने 3 प्रकार बताए हैं: व्यक्ति के रूप में, जाति समुदाय के रूप में, और समाज और एवं राज्य के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे व्यक्ति के रूप में व्यक्ति क्या क्या कार्य करता है, फंक्शंस करता है, या क्यों वो जाति व्यवस्था में बने रहना चाहता है। तो व्यक्ति के रूप में व्यक्ति सबसे पहले अपनी मानसिक सुरक्षा देखता है, यानी कि मेंटल सिक्योरिटी। प्रोफेसर हंटन के अनुसार उपयुक्त कथन से स्पष्ट होता है कि जाति व्यवस्था में वेशभूषा, विवाह का तरीका, क्षेत्र, जीवनचर्या, सामाजिक संपर्क, व्यवहार, परिस्थिति, जितनी भी चीजें हैं, कर्तव्य, अधिकार, दिनचर्या, आचार विचार, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, जीवन में विकास की सीमाएं, जीवन संबंधी, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि क्या है, विशेषाधिकार एवं निर्योग्यताएं आदि निश्चित कर देती हैं। यह संस्था व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ भी सोचने एवं निर्णय लेने के लिए नहीं छोड़ती है। जाति ये सभी प्रकार्य संपन्न करके अपने सदस्यों को जीवन पर्यंत मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो अब ये किस अर्थों में इन्होंने कहने का प्रयास किया है कि मानसिक स्तर पर वैसे जिस हिसाब से जाति व्यवस्था का जो विकृत रूप भारत में है, तो एक मानसिक सुरक्षा लोग अपनी जाति के भीतर अवश्य फील करते हैं। जैसे आप इसे इस अर्थों में समझे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में आ जाए जहाँ उसकी जाति के, क्षेत्र के, धर्म के लोग नहीं हैं, तो अपने आप को असुरक्षित फील करता है और उसका मानसिक संतुलन भी क्या है, वैसी अवस्था में बिगड़ता है। किंतु वो ऐसे क्षेत्र में है जहाँ उसकी जाति के या उसके धर्म के, उसके क्षेत्र के लोग हैं, तो वहाँ वो अच्छा फील करता है और उससे उसका मानसिक संतुलन भी अच्छा रहता है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों का प्रोफेसर हंटन ने निष्कर्ष निकालने का कोशिश किया है। और दूसरा जो उन्होंने कारण बताया है वो है सामाजिक सुरक्षा, यानी कि सोशल सिक्योरिटी। जाति अपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। जैसे कभी किसी प्रकार की विपत्ति आने पर जाति के सदस्य सदैव उसकी सहायता को क्या है, तत्पर रहते हैं। साथ ही सदस्यों की सामाजिक स्थिति को भी निश्चित करती है, अर्थात व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है। हंटन महोदय लिखते हैं कि जाति अपने सदस्यों के लिए मित्र, हित समाज, पारस्परिक सुविधा क्लब और अनाथालय होती है। वो अपने सदस्यों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो ये उन्होंने उपमा दी है इन सब चीज़ों से, तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका अंतिम दाह संस्कार भी जाति के लोग ही करते हैं। इस कार्य के आधार पर किंग्सले डेविस का मानना था कि प्रदत्त पदों की व्यवस्था व्यक्ति में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करती है। तो इसको सीधा सीधा आप ये समझिए, सामाजिक सुरक्षा के कारण भी क्या है, लोग अपनी जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं या फिर उस जाति के भीतर बने रहना पसंद करते हैं। तीसरा है आर्थिक सुरक्षा, यानी कि अब क्योंकि जाति व्यवसाय के आधार पर निर्धारित थी और आप जानते हैं कर्म के आधार पर ही जातियों का क्या है, उद्भव हुआ है। तो आर्थिक सुरक्षा उन कार्यों को जिन कार्यों से उसे आर्थिकी प्राप्त हो रही है, उन कार्यों पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए भी, या उससे उनको आर्थिकी सदा प्राप्त होते रहे, इसलिए भी आर्थिक सुरक्षा के कारण भी क्या है, जाति व्यवस्था में लोग बने रहना चाहते हैं। व्यवसाय जाति द्वारा निश्चित होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय में, हाँ ये महत्वपूर्ण बात है, निपुणता स्थापित होती रहती है। अगर आपने देखा होगा कि किसी कार्य को आप कर रहे हैं, तो या कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उसके जो संतान के लिए भी क्या है, आर्थिक सुरक्षा इस दृष्टिकोण से भी है।
कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है या कोई जाति के लोग किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें निपुणता उनकी बने रहे और उनकी आर्थिकी का आधार ये व्यवस्था बनी रहे। इससे प्रत्येक सदस्य को आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है। मोची, धोबी, कुमार, चर्मकार, स्वर्णकार, ये जाति अपने सदस्यों का व्यवसाय, आर्थिक स्तर, प्रशिक्षण, कार्यकुशलता, क्षमता, व्यावसायिक तकनीक, गोपनीय तथ्य आदि प्रदान करके अपने सदस्यों को क्या है, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यही कार्य नहीं, इसके अतिरिक्त भी अन्य कार्य हैं। तो अब तो जाति व्यवस्था काफ़ी रूप से खंडित हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि जाति व्यवस्था का जो रूप हमें प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है या जो हमने अपने पूर्वजों के माध्यमों से सुना हुआ है कि जाति व्यवस्था कितनी विकराल अवस्था में थी, तो उसका उस हिसाब से जाति व्यवस्था अब समाज में काफ़ी कम देखने को मिलती है। कुछ ही स्तर है जहाँ हमको जाति व्यवस्था के द्वंद्व देखने को मिलते हैं। अब काफ़ी सुधार हो चुका है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल औचित्यवान नहीं लग रही होगी। व्यवहारों पर नियंत्रण, चौथा है व्यवहारों पर नियंत्रण। तो घुर्ये ने जाति और व्यवसाय में लिखा है कि जाति पंचायत अनेक प्रकार से अपने सदस्यों के व्यवहारों, आचरणों, पारस्परिक झगड़ों, जाति संबंधी नियमों का पालन एवं उल्लंघन आदि पर नियंत्रण रखती है। जाति व्यवस्था के सभी लक्षणों, प्रतिबंधों, निर्योग्यताओं एवं विशेषाधिकारों का व्यक्ति से संबंधित नियंत्रण एवं निर्देशन का कार्य जाति करती है। जब कोई सदस्य नियम विरोधी व्यवहार करता है, समूह के व्यवहारों पर नियंत्रण करने के लिए भी व्यक्ति क्या है, जाति व्यवस्था के भीतर बना रहता है कि अपना व्यवहार भी नियंत्रित रहेगा और अपने जाति के जो लोग हैं उनके व्यवहार को भी नियंत्रित किया जा सके। और अंतिम है वैवाहिक सुरक्षा। वैवाहिक सुरक्षा, क्योंकि आपको पता है, इसे सीधा इस रूप में आप देखिए कि जाति के बाहर जब विवाह नहीं होगा तो व्यक्ति अपनी जाति में बना रहेगा। कहीं ना कहीं उसे पता है अगर मैं जाति से बाहर जाने की कोशिश करता हूँ तो क्या है, जाति के बाहर भी विवाह नहीं हो पाएगा और जाति से भी बहिष्कृत करके जाति के भीतर भी मेरा विवाह नहीं किया जाएगा, जाति के भीतर भी लोग मुझसे विवाह नहीं करेंगे। तो इसलिए वैवाहिक सुरक्षा के लिए भी लोग क्या है, जाति व्यवस्था के भीतर बने रहते हैं। इसे देख लीजिए, व्यक्ति के जीवन से संबंधित विवाह का कार्य जाति द्वारा ही निश्चित किया जाता है। जाति की परिभाषा में विद्वानों ने लिखा है कि जाति एक अंतर्विवाही समूह है, जिसका तात्पर्य है कि जो जिस जाति में जन्म लेता है उसे अपनी ही जाति समूह में विवाह करना होता है। अपनी जाति से बाहर विवाह करना निषिद्ध है। जाति व्यवस्था व्यक्ति के जीवन से संबंधित सभी प्रकार के क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करती है। व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक आदि से संबंधित कुछ भी नहीं सोचना पड़ता है। व्यक्ति के लिए जाति एक संपूर्ण हाँ, तो ये इसीलिए है क्योंकि जाति के बाहर उसका क्या है, विवाह करने में कहीं ना कहीं उसे कठिनाई फील होगी। इसलिए जाति के अगर भीतर व्यक्ति बना रहता है तो ये चार आधार हैं: वैवाहिक सुरक्षा, इसके अतिरिक्त व्यवहारों पर नियंत्रण और आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा। तो ये चार कारण है जिस कारण व्यक्ति क्या है, जाति व्यवस्था में व्यक्तिगत आधार पर बने रहना चाहता है। दूसरा, अगर जाति समुदाय के लिए के आधार पर देखें तो पहला है सदस्यता। तीन आधार बताए थे कि समुदाय क्यों जाति व्यवस्था के भीतर बना रहना चाहता है या उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो पहला है सदस्यता एवं संस्तरण का निर्धारण, यानी कि जब जाति के भीतर रहेगा तो उसे सदस्यता भी प्राप्त होगी जाति के भीतर। और संस्तरण, संस्तरण का मतलब होता है इसको आप पद सोपान भी कह सकते हैं, हायरार्की भी कह सकते हैं। पद सोपान यानी कि संस्तरण का अर्थ ये लीजिए आप कि ऊंचा नीचा, यानी कि एक प्रतिष्ठित पद की प्राप्ति के लिए भी लोग क्या है, जाति व्यवस्था के भीतर बने रहते हैं। जैसे अगर कोई हिंदू जाति में है तो उसे पता है कि जैसे हमारे इसमें शंकराचार्य के पद या विभिन्न प्रकार के पद आपने देखे होंगे, धर्माधिकारी या फिर मठाधीश, इस प्रकार के इन पदों के लिए भी लोग क्या है, जाति के भीतर बने रहते हैं। तो इसको देखिए, एक जाति समुदाय के वही सदस्य होते हैं
जिनका जन्म इस जाति समुदाय में होता है, ये तो आप जानते ही हैं। जाति से बाहर के व्यक्तियों को सदस्यता क्या है, नहीं मिलती है। अगर कोई जाति अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाना चाहती है तो वह जन्म दर वृद्धि करके ही संभव हो सकता है। तो ये बहुत पुरानी पुस्तक है, इसलिए इसमें कई बातें ऐसी है जो कहीं ना कहीं अब स्वाभाविक नहीं लगती है। इस प्रकार जाति व्यवस्था समाज की विभिन्न जातियों की सदस्यता का निर्धारण करती है। इसके अतिरिक्त जाति व्यवस्था प्रत्येक जाति की सामाजिक स्थिति को अन्य जातियों के संदर्भ में भी निश्चित करती है कि विभिन्न जातियां किन किन से उच्च अथवा निम्न है। तो जातियों का संस्तरण, संस्तरण मतलब कौन जाति ऊपर है कौन जाति नीचे है, इसलिए भी लोग अपनी जाति व्यवस्था में बने रहते हैं। उसके पश्चात इसमें दूसरा कारण है सामाजिक नियंत्रण। उनकी संस्कृति होती है, तो उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए भी क्या है, लोग उस जाति में बने रहना चाहते हैं। उसके पश्चात इसमें जो तीसरा पॉइंट है उसको देख लेते हैं, संस्कृति का हस्तांतरण। क्योंकि जाति व्यवस्था में लोग इसलिए भी बने रहना चाहते हैं कि जो संस्कृति को हम पीछे से बनाए, आपने देखा होगा कहीं लोग तो जाति व्यवस्था को बिल्कुल निकृष्ट रूप में ही देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ हानियां हो सकती है, किंतु कुछ लोग उस जाति व्यवस्था में बने रहना चाहते हैं। क्यों? आपने देखा होगा जो हमारे पूर्वी प्रदेश हैं, भारत के उत्तरी पूर्वी प्रदेश हैं, आपका अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, नागालैंड है, मेघालय है, वह अपने आप को जनजातीय क्षेत्र में ही रखना चाहते हैं। क्यों? ताकि हमारी जो विशिष्ट संस्कृति है उसका क्या हो सके, बचाव हो सके। तो ये संस्कृति का हस्तांतरण, ताकि हम जिस संस्कृति को हम आज से जीते आए हैं पीछे से, उसी संस्कृति को हम आगे भी भेज सके, इसलिए भी लोग अपनी जाति व्यवस्था में बने रहना चाहते हैं। तो इसको आप बाद में जब नोट्स बनाएंगे तो पॉज करके देख लेना और उसको नोट डाउन कर लेना, मैंने अर्थ उसको समझा दिया है। धार्मिक कार्य, तो जाति व्यवस्था में कुछ धार्मिक कार्य भी जाति की व्यवस्था के होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर हिंदू धर्म का है तो विभिन्न प्रकार की पूजाएं हैं, पाठ हैं, या विभिन्न प्रकार के व्रत हैं, विभिन्न प्रकार के त्यौहार हैं। तो ऐसा ही हर प्रकार की जातियों में होता है। तो उन धार्मिक कार्यों को आपने देखा होगा, जाति के लोग उन धार्मिक कार्यों को बड़े हर्षोल्लास के साथ करते हैं। तो इसलिए भी कोई व्यक्ति क्या है, उन जाति व्यवस्था में को बनाए रखना चाहता है या बने रहना चाहता है। उसके पश्चात के लिए क्या कार्य है जाति व्यवस्था का, तो उस रूप में अगर हम देखें तो पहला है सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिरिक, सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबलाइजर स्थिरिक। तो इसके भीतर जाति व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भारतीय समाज और राष्ट्र को सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिरता प्रदान करना रहा है। इस संबंध में एबे दुबाई ने ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया 1817 में लिखा है कि जाति व्यवस्था में निम्न कार्य हैं। तो कौन कौन से कार्य इन्होंने बताए हैं? भारत की पूर्ण बर्बरता से रक्षा, तो ये काफ़ी पुरानी समय में इन्होंने बताया है, क्योंकि 1817 में जाति व्यवस्था का क्या रोल रहा होगा उस हिसाब से इन्होंने बताया कि भारत में पूर्ण बर्बरता से रक्षा। पूर्ण बर्बरता का अर्थ है कि जो भारत के बाहर के, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, भारतीय लोगों के साथ जो बर्बरता कर रहे हैं, तो अपनी जाति में बने रहने से ही क्या है, हम उनसे रक्षा कर सकते हैं। इसके संदर्भ में उन्होंने लिखा है व्यवस्थित सरकार के लिए निश्चित आधार प्रदान करना, स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध सुरक्षा। क्योंकि आप जब संगठित रहेंगे, आपकी संख्या अधिक होगी, तभी क्या है, आप दूसरे से लड़ सकते हैं या उनका विरोध कर सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए ये इन्होंने बताया है। कलाओं की सुरक्षा के साधन के रूप में, कलाओं मतलब जो विभिन्न प्रकार की जाति है, उन वो जिन जिन कलाओं कृत्यों को करती आ रही है, उन कलाओं की सुरक्षा के तभी हो सकती है जबकि आप उसके लोग बचे रहेंगे। जैसे आप ये समझिए कि अगर जो हमारे पूजा पाठ की परंपरा है हिंदू धर्म में, तो जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं जब वो बचे रहेंगे तभी तो ये परंपरा भी बची रहेगी। पूजा पाठ करने के
वाले लोग हमको बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा है सामाजिक नियंत्रण। इसको उतना अधिक आवश्यक समझने की ज़रूरत नहीं है, मेनली उसको व्यक्तिगत दृष्टिकोण पे और जो जाति समुदाय है उस दृष्टिकोण से समझना ज़्यादा आवश्यक था, इसलिए वो मैंने आपको समझा दिया है और काफ़ी समय भी इसमें हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको बड़े शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ। क्योंकि जाति से अगर क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली यही आता है कि जाति व्यवस्था के लाभ हानि बताइए, तो ये सब चीज़ें भी क्योंकि सिलेबस में है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा देख लीजिए, सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल। तो सोशल कंट्रोल यानी कि समाज में नियंत्रण स्थापित करने के लिए। तो अब ये तो वही करेगा जो उच्च जाति का या प्रभुत्वशाली जाति का होगा, तो वो समाज में लोगों पे नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करेगा। तो इसको आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए, जो शक्तिशाली वर्ग समूह होगा और शक्तिशाली वर्ग समूह की जो जातियाँ होगी वही समाज में नियंत्रण कोशिश करेगी। उसके पश्चात इसमें अगर सामाजिक स्तरीकरण है, स्तरीकरण का अर्थ सीधे सीधे है कि अपना स्टेटस, कि हम इतने उच्च हैं, हम इस जाति के हैं, तो उस स्टेटस को बनाए रखने के लिए भी इस अर्थ में बताने की बात कर रहा है। सामाजिक एकीकरण, तो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था के कारण अब हिंदू समाज में एकता व सुरक्षा विद्यमान है। भारत में अनेक प्रजातियां व जातियां रही हैं, लेकिन अनेक जातियों के होते हुए भी जाति समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। क्योंकि पर अगर हम उन्हें हिंदू जाति के रूप में कहें तो सारे के सारे क्या हैं, संगठित हो जाएंगे, सारे के सारे एक ही धर्म विशेष के भीतर आ जाएंगे और उससे क्या है, एकीकरण या एकता की भावना हमको देखने को मिलेगी। तो इसलिए भी लोग जाति व्यवस्था में बने रहना चाहते हैं। तो अब हमारे पास जाति के लाभ, और लाभ तो कुछ क्या होना, लाभ फिर भी जो कुछ जाति व्यवस्था के लाभ हैं और जाति व्यवस्था की हानियां हैं वो रह चुका है। इसके अतिरिक्त जाति व्यवस्था के बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपके काफ़ी कुछ समझ में भी आया होगा। तो आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।